एक घर में 3 भाई थे, जिसमें 2 भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक भाई का व्यापार विदेश में था, जबकि दूसरे का इंडिया में ही काफी बड़ा व्यापार था। और इन दोनों का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम संजीव था। दोनों बड़े भाई पैसे कमाने में इस कदर लगे रहते थे कि वह अपनी बीवियों को समय ही नहीं देते थे। उनकी पत्नियां अपने पतियों से खुश नहीं थी। अब यह दोनों भाभियां दूसरे मर्दों में प्यार ढूंढने लगी थी। उनको लगने लगा था कि उनके जीवन में भी कोई हो जो उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट रख सके। फिर यह दोनों भाभियां अपने देवर के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती हैं और अपनी जरूरतें देवर के साथ पूरी करने लगती है। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी में आपको काफी मजा आने वाला है और एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। संजीव की दोनों भाभियां बहुत ही खूबसूरत थी। बड़ी भाभी का नाम रचना था और छोटी भाभी का नाम पायल था। दोनों ही इतनी आकर्षक थी कि कई बार संजीव की नियत उन पर खराब हुई थी, क्योंकि उन दोनों का जो शरीर था उसको देखकर कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो जाता। वह इतनी खूबसूरत थी। संजीव के दोनों भाइयों का व्यापार बहुत अच्छा था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा भाई कनाडा में रहकर अपना व्यापार संभालता था और उससे छोटा इंडिया में ही रहकर व्यापार करता था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। इन दोनों की पत्नियां बिल्कुल रानियों वाली जिंदगी जी रही थी, लेकिन उनके जीवन में जो सुख वह चाहती थी वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बड़ी भाभी, जिसका नाम अर्चना था, उसका पति पिछले 5 सालों से इंडिया नहीं आया था। बस वह फोन पर ही उससे बात किया करता था। इधर अर्चना अपने पति से हमेशा कहा करती थी कि 5 साल हो गए हैं और आप एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तभी अर्चना का पति बहाने बना दिया करता था। वह कहता था कि काम ही इतना रहता है कि इस वजह से आना नहीं हो पाता है। बिजनेस का सवाल है, थोड़ा तुम समझा करो। अगर मैं काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गया तो सारा व्यापार ठप हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। तभी अर्चना कहती है कि आप दोनों भाइयों को तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी है, परिवार और रिश्तों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी कमा चुके हैं और कितना कमाना चाहते हैं। थोड़ा समय परिवार को भी दे दीजिए। फिर एक दिन सुबह के लगभग 7 बजे का समय था। छोटी वाली भाभी, जिसका नाम पायल था, उसका पति घर पर जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था और नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी पायल से कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। शायद मुझे 15 या 20 दिन का समय लगे। फिर वह कहता है कि तुम और भाभी घर में अच्छी तरह से रहना। किसी भी चीज की दिक्कत हो तो इतने सारे नौकर हैं, तुरंत मंगवा लेना, नहीं तो मुझे कॉल कर देना। वह यह कहते कहते घर से निकलता है और तुरंत लौटकर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि एक बात बताना मैं भूल गया। मेरा छोटा भाई संजीव, जो कि पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था, वह आ रहा है और कुछ दिन यहाँ रुकेगा। फिर वह दूसरे वाले ऑफिस की ब्रांच को संभालेगा और यहाँ से चला जाएगा। तब तक तुम लोग उसका ख्याल रखना, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इतना कहते हुए पायल का पति चला जाता है और जब अगला दिन आता है तो पायल किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी। तभी डोर बेल बजती है। जब वह दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि सामने उसका देवर संजीव खड़ा हुआ था, जो कि अब देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर और अच्छी पर्सनालिटी का लड़का लग रहा था। कुछ देर तक पायल संजीव को देखती रहती है और संजीव भी अपनी भाभी को लगातार देखे जा रहा था। दोनों लोगों के मन में इस समय एक दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं जागृत हो गई थी। पायल उसे देखकर अपने दिल ही दिल काफी खुश हो गई थी और संजीव भी अपनी इतनी सुंदर भाभी को सामने खड़े देखकर अपने मन में काफी कुछ सोचने लगा था। तभी पायल कहती है कि संजीव, तुम तो एकदम से बदल गए, कितने हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल किसी मॉडल या फिल्म स्टार की तरह। चलो जल्दी से अंदर आओ। पायल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है और उसे सोफे पर बैठने को कहती है। संजीव सोफे पर बैठ जाता है और पायल उसके लिए जूस लेने चली जाती है। तभी उसकी बड़ी भाभी आ जाती है
और जब वह संजीव को देखती है तो वह भी उसको लगातार टकटकी लगाकर देखने लगती है। इतनी देर में पायल जूस लेकर आ जाती है और संजीव से कहती है, यह लो जूस पियो। संजीव जूस पी रहा था तो यह दोनों भाभियां उसको लगातार घूरे जा रही थी और अब इन दोनों ने अपने मन में सोच लिया था कि अब जो हमारी जरूरत है वह हम संजीव से ही पूरी करवाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने संजीव को एक ही नज़र में पसंद कर लिया था और संजीव भी इनको लगातार देखे ही जा रहा था। लेकिन दोनों भाभियां एक दूसरे से इस बारे में कुछ कह नहीं रही थी। उसके बाद पायल उसे कमरे में लेकर जाती है और उसको कमरा दिखाती है। पायल संजीव से कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। पायल नाश्ता रेडी करके संजीव को आवाज देती है। संजीव और पायल बैठकर नाश्ता कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से काफी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उस समय अर्चना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी और कुछ देर बाद वह भी आ जाती है और जब वह देखती है कि संजीव और पायल एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो यह देखकर अर्चना को काफी गुस्सा आ जाता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। फिर वह भी आकर बैठ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि आखिर इतनी हंसी मजाक किस बात को लेकर चल रही है। तभी संजीव कहता है कि भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप भी बैठिए और नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद वह तीनों बैठकर वहीं पर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते समय ही अर्चना संजीव से कहने लगती है कि संजीव एक बात बताओ, हम दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है। यह बात सुनकर संजीव थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि भाभी, यह आप कैसा सवाल कर रही हैं? आप दोनों ही बहुत खूबसूरत है, मुझे तो आप दोनों ही बहुत पसंद है, आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? फिर संजीव दोनों भाभी की तारीफ में मीठी मीठी बातें करने लगता है और इसी तरह संजीव दोनों को अपनी बातों में रिझा लेता है। अब दोनों भाभी संजीव की बातों से काफी खुश हो रही थी और दोनों संजीव की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इधर संजीव भी समझ गया था कि दोनों भाभी उससे क्या चाह रही है। अगले दिन अर्चना अपने कमरे में साड़ी बदल रही थी। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तभी संजीव उसके दरवाजे के सामने से गुजरता है और उसकी नजर अंदर अपनी भाभी पर पड़ जाती है और वह देखने लगता है। तभी उसकी भाभी की नजर भी संजीव पर पड़ जाती है। देखकर संजीव डर जाता है। तभी उसकी भाभी उसे आवाज देती है और कहती है कि संजीव, बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। तभी संजीव अंदर जाकर भाभी से कहता है कि भाभी, मैं आपको देख नहीं रहा था, बस एकदम से मेरी निगाह पड़ गई, तभी आपने मुझे देख लिया। उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और आप पर काफी सूट कर रही है, इसलिए मैं यह देखने लगा था। तभी अर्चना कहती है, कोई बात नहीं, सच बताओ, क्या यह साड़ी मुझ पर इतनी अच्छी लग रही है? तभी संजीव कहता है कि भाभी, सच में यह साड़ी आप पर बहुत जच रही है और उस दिन मैं आपको यह नहीं बता पाया था क्योंकि दूसरी भाभी सामने थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोटी भाभी से ज्यादा सुंदर मुझे लगती है। मैंने उस दिन यह बात नहीं कही क्योंकि हो सकता था वह भाभी बुरा मान जाती। अब यह दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। फिर अर्चना जाकर कमरे की कुंडी लगा देती है और उसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अर्चना का पति 5 साल से उससे दूर था, इस वजह से वह संजीव के साथ काफी खुश थी और उस पल का अच्छे से आनंद ले रही थी। संजीव भी अर्चना के साथ लगातार 2 बार संबंध बनाता है और फिर नीचे चला जाता है और उसकी निगाह अब छोटी भाभी पर पड़ती है और अब वो उसके साथ भी वही सब सोचने लगता है। अगर आप अभी तक कहानी में बने हुए हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। उसकी दूसरी भाभी पायल किचन में कुछ काम कर रही थी। फिर वह उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। कुछ देर बाद अर्चना भी नीचे आ जाती है। फिर संजीव और अर्चना सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और पायल किचन में खाने के लिए कुछ बनाने लगती है और कुछ देर बाद वह भी आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अर्चना के फोन पर एक फोन आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी पायल संजीव से कहने लगती है कि देवर जी, शादी का क्या प्लान है? तो संजीव कहता है कि भाभी, अभी शादी का कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो पायल कहती है कि ऐसा क्यों? तभी संजीव कहता है कि भाभी, जैसी लड़की मैं चाहता हूँ वैसी लड़की मुझे मिलती नहीं है। तभी पायल पूछती है कि
आपको कैसी लड़की चाहिए? तभी संजीव कहता है कि भाभी मुझे आपके जैसी लड़की चाहिए। अगर आपके जैसी लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अब इस बात से पायल बहुत खुश हो जाती है और उसके मन में उमंगें जागने लगती हैं। फिर वह धीरे धीरे संजीव के नजदीक जाकर बैठने लगती है और फिर इन दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि यह दोनों लोग वहीं उस हाल में सोफे पर ही संबंध स्थापित करने लगते हैं। संजीव पायल से भी यही बात बोलता है कि भाभी उस दिन जब उन्होंने पूछा था तो मैंने दोनों को खूबसूरत बताया था, लेकिन मुझे आप ज्यादा पसंद हैं। उस दिन तो मैं ऐसे ही कह दिया था ताकि बड़ी भाभी बुरा ना माने, जबकि उनसे ज्यादा खूबसूरत तो आप हैं। मैं आपके जैसे ही लड़की चाह रहा था। इस तरह की बातें करके वह अपनी भाभी को और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तभी पायल कहती है कि अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम जब चाहो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इन दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक यही सब चलता है। अब रात का समय हो जाता है और यह सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पायल अपने कमरे में लेटे हुए संजीव के ख्यालों में ही खोई हुई थी और वही सब सोच रही थी। इधर अर्चना भी अपने कमरे में लेटे हुए संजीव और अपने बारे में ही सोच रही थी। इन दोनों की आंखों के सामने वही सब दृश्य बार बार घूम रहे थे और यह दोनों अपने आप को काफी आनंदित महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर बाद पायल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसकी एक वीडियो दिखाई देती है। जैसी ही वह वीडियो को डाउनलोड करके देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम कांपने लगता है कि तभी उसके पति का फोन आ जाता है और वह उसे कहता है कि पायल बहुत दिन हो गए हैं, मैं घर पर आया नहीं हूँ, बस ऑफिस का काम निपटने वाला है और मैं आने ही वाला हूँ। इतनी बात होती है और फिर फोन कट जाता है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद पायल की नींद उड़ चुकी थी। वह काफी देर तक कमरे में इधर से उधर घूम रही थी और उसको किसी भी प्रकार से चैन नहीं पड़ रहा था। फिर वह नीचे उतर कर आती है हॉल रूम में तो वह देखते हैं कि वहां उसकी जेठानी अर्चना पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी और वह भी काफी परेशान लग रही थी। अर्चना पायल को देखकर उसे कहने लगती है कि क्या हुआ पायल, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी पायल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। तभी अर्चना कहने लगती है कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो बात है। तभी अर्चना पायल से कहती है कि क्या तुमने आकाश के साथ कुछ किया तो नहीं है? यह बात सुनकर पायल चौंक जाती है और अर्चना से कहने लगती है कि दीदी, कहीं आपने भी उसके साथ कुछ किया तो नहीं? उसके बाद दोनों अपनी अपनी वीडियो दिखाती है और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर यह वीडियो किसने बनाया है और इस तरह का कार्य कौन हमारे साथ कर रहा है। दोनों भाभियां इसी बारे में बात कर रही थी कि तभी संजीव वहां पर आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, आज हमारे दोनों भाभियों को नींद क्यों नहीं आ रही है? आप दोनों एक साथ परेशान क्यों बैठी हुई है? दोनों भाभियां हैरानी वाली नजर से संजीव को देखने लगती हैं। तभी संजीव कहता है कि आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए, वह वीडियो मैंने ही बनाया है और मैंने ही आप दोनों के फोन पर भेजा है। उसके बाद दोनों भाभियों को बहुत गुस्सा आ जाता है और संजीव से कहती है कि संजीव, तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी संजीव कहता है कि जो आप मुझसे चाह रही थी वह आपको मिला है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वह मुझे अब तक नहीं मिला है। तभी दोनों भाभियां कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो संजीव कहता है कि अगर आप चाहती हैं कि यह वीडियो किसी के पास न जाए और यह वीडियो मैं किसी को ना दिखाओ तो आप दोनों एक साथ मेरे साथ संबंध स्थापित कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि आप दोनों भाभियां मुझे बहुत पसंद हो और मैं आप दोनों के साथ एक साथ संबंध स्थापित करना चाहता था। यह सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और फिर संजीव के कहे अनुसार उसके साथ कमरे में चली जाती हैं। फिर यह लोग पूरी रात एक साथ गुजारते हैं और उसके बाद यही सिलसिला इन लोगों के बीच लगातार शुरू हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद संजीव अपनी भाभियों से कहता है कि मेरे 2 दोस्त भी घर पर आ रहे हैं और आपको उनके साथ भी वही सब करना है जो आप मेरे साथ करती हैं। यह सुनकर दोनों भाभियां काफी गुस्से में आ जाती हैं।
और संजीव को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद सेशन कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और फिर उस वीडियो के द्वारा उन दोनों लोगों का राज खुलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा दूरियां भी अच्छी नहीं रहती हैं। अपने परिवार को समय देना भी जरूरी होता है। यदि इन दोनों के पति अपनी पत्नियों को समय दे रहे होते तो हो सकता था वह कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाती और संजीव भी आज जीवित होता। संजीव को भी अपनी भाभियों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते में भाभी माँ के समान होती है। लेकिन दोनों तरफ से गलती थी, दोनों ही लोग एक दूसरे के नजदीक आए थे। इसमें कमी सिर्फ उनके पतियों की थी जो कि अपनी पत्नियों से इतना दूरी बनाकर रखते थे। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक जानकारी देकर, एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। बोलने या लिखने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।